तो गेट 2023 के लिए CTQ सीरीज में है हम लोग और इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस में है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में अभी तक हम लोग सिंगल फेज से रिलेटेड, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, आइडियल मशीन एनालिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा हुआ था। उन्हीं टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए कुछ और क्वेश्चन हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे रेफरिंग पैरामीटर्स के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन की एनालिसिस करते हैं और किस तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी आइडिया आज के सेशन में हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अवेलेबल है एज यूजुअल, मल्टीपल टाइम्स मैंने रिपीट कर दिया हुआ है कि अगर आपके स्क्रीन के सामने कोई क्वेश्चन आता है, आपके पास एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए, उसमें सेल्फ प्रैक्टिस करिए और अगर सॉल्यूशन में कहीं पे स्टक होते हैं तो वीडियो सॉल्यूशन को रेज्यूम करिए, जिससे एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट का बिल्डअप आप कर सकें और लॉन्ग टर्म के लिए उन सारे कॉन्सेप्ट को रिटेन कर सकें। तो अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न्स रेशियो 1:2। ये ट्रांसफार्मर आपको गिवन है 1:2 का एंड इज कनेक्टेड टू अ प्योरली रेजिस्टिव लोड एज सोन। ये प्योरली रेजिस्टिव लोड के साथ कनेक्टेड है, किसी भी तरीके का कोई इंडक्टर नहीं, कोई कैपेसिटर लोड में हम लोगों को नहीं देखने के लिए मिल रहा है। द मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन इज 1 एम्पियर। हम लोगों को मैग्नेटाइजिंग करंट देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से सोर्स है जो कि 1 एम्पियर का मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ कर रहा है एंड द सेकेंडरी करंट इज 1 एम्पियर जो कि लोड में जा रहा है। सेकेंडरी करंट मतलब कि I2 की वैल्यू 1 एम्पियर देखने के लिए मिल रही है। इफ द कोर लॉसेस एंड लीकेज रिएक्टेंसेस आर नेग्लेक्टेड द प्राइमरी करंट इज। अगर हम लोग कोर लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दें, कोर लॉसेस एंड प्राइमरी लीकेज इंपिडेंसेस को नेग्लेक्ट कर दें कि किसी भी तरीके की कोई लीकेज आपके मशीन में प्रेजेंट नहीं है, कोई कोर लॉसेस प्रेजेंट नहीं है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं इसका इनडायरेक्ट वे या फिर डायरेक्टली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर एनालिसिस कर रहे हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर एनालिसिस पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। किस तरीके से हम लोगों को पता चला? क्योंकि कोर लॉसेस एंड लीकेज रिएक्टेंसेस वगैरह कोई भी चीजें कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जितनी भी प्रैक्टिकल एग्जिस्टिंग मशीन है उसमें ये सारी फिनोमिना सम काइंड ऑफ इनपुट आप दे रहे हैं तो सम काइंड ऑफ कोर लॉसेस होंगे, कॉपर लॉसेस होंगे, ये बाय डिफॉल्ट होंगे मशीन में। लेकिन अगर कोई लॉसेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब कि वो आइडियल मशीन एनालिसिस फेज में है हम लोग, तो नो लोड करंट के दो कंपोनेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर आप इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट का एनालिसिस कर लिए हुए हैं तो ट्रांसफार्मर में आपको देखने के लिए मिलेगा नो लोड करंट I0 जो होता है दो कंपोनेंट में डिवाइडेड रहता है, एक IW कंपोनेंट या फिर वॉट कंपोनेंट या फिर लॉस कंपोनेंट उसको कहते हैं, और एक I म्यू होता है जो कि मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट होता है। मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट का काम रहता है ट्रांसफार्मर के कोर में या फिर मैग्नेटिक सर्क्यूट में, मैग्नेटिक कोर में फ्लक्स डेवलपमेंट करने का काम करता है कि सोर्स से वो करंट ड्रॉ करके मैग्नेटिक कोर में फ्लक्स डेवलपमेंट करने का काम करता है, जिसके कारण प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स में इंड्यूस वोल्टेजेस क्रिएट कर सके, जिसके कारण लोड जो है इलेक्ट्रिकल लोड्स यूटिलाइज कर सके उन रिक्वायर्ड वोल्टेज लेवल्स का। ये फंडामेंटल आइडिया होता है ट्रांसफार्मर का। तो इंड्यूस वोल्टेजेस क्रिएट करना है, फ्लक्स डेवलपमेंट करने का काम मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट करता है नो लोड करंट का। दूसरा करंट कंपोनेंट जो होता है नो लोड करंट का I0 का, वो IW होता है जो कि कोर कंपोनेंट, कोर लॉस कंपोनेंट या फिर वॉट कंपोनेंट इसको हम लोग कहते हैं। तो यहां पे आपको स्पेसिफाई किया गया है कि वॉट कंपोनेंट या फिर कोर लॉस कंपोनेंट को हम लोगों को कंसीडर करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग आइडियल मशीन एनालिसिस में है, किसी भी तरीके की कोई प्रैक्टिकलिटीज आपके मशीन में प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि नो लोड करंट इन द सेंस प्योरली मैग्नेटाइजिंग करंट ओनली हम लोग कंसीडर करेंगे। यहाँ पे जो भी करंट सोर्स से आपका ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर रहा है वो केवल और केवल मैग्नेटिक कोर में, मैग्नेटिक कोर जो कि आयरन है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनाया गया है, उस फेरोमैग्नेटिक कोर में फ्लक्स डेवलपमेंट करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को विजिबल होगा ऐसी आशा करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ इसके मूव करते हैं हम लोग। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो I0 इज इक्वल टू हम लोगों को मैग्नेटाइजिंग करंट है, तो इसको हम लोग 1 एम्पियर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, जबकि I2 की वैल्यू 1 एम्पियर देखने के लिए मिल रही है जो कि प्योरली रेजिस्टिव लोड में जा रहा है। ये दोनों वैल्यूज आपको मेंशन है। प्राइमरी करंट के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, आप लोगों को प्राइमरी करंट के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस तरीके से एक ट्रांसफार्मर ड्रॉ करके हम लोग
कॉन्सेप्ट को रिटेन करने की कोशिश करते हैं, क्या थेरेटिकल आइडिया है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। कि ये वाइंडिंग्स वगैरह हम लोगों ने शो कर दिया। 1:2 का ट्रांसफार्मर है, 1:2 का ट्रांसफार्मर है, मतलब कि सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है कंपेयर टू प्राइमरी साइड, और वोल्टेजेस नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग वोल्टेजेस वहां पे ज्यादा इंड्यूस होता हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मतलब इस तरफ सेकेंडरी साइड में हायर वोल्टेजेस देखने के लिए मिल रहा है, प्राइमरी साइड में लोअर वोल्टेजेस देखने के लिए मिल रहा है। नाउ अब यहां पे कुछ सोर्स हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है, सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, यहां पे सोर्स कनेक्ट किया हुआ है जो कि मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ कर रहा है, आई नॉट ड्रॉ कर रहा है, जिसकी वैल्यू 1 एम्पियर आपको देखने के लिए मिल रही है। 1 एम्पियर इसकी वैल्यू, मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू देखने के लिए मिल रही है। लोड में अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो प्योरली रेजिस्टिव लोड हम लोगों को यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। तो लोड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, यहां पे प्योरली रेजिस्टिव लोड देखने के लिए मिल रहा है। प्योरली रेजिस्टिव लोड हम लोगों ने यहां पे कनेक्ट किया हुआ है, और ये लोड कितना ड्रॉ कर रहा है करंट? 1 एम्पियर का करंट यहां सप्लाई करने का काम कर रहा है सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। 1 एम्पियर का करंट यहां पे सप्लाई होने का काम कर रहा है। मतलब कि ये I2 की वैल्यू जो है, I2 की जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर देखने के लिए मिल रही है। अब इसी I2 करंट को अगर हम लोग प्राइमरी रिफ्लेक्टेड करंट कहते हैं, प्राइमरी रिफ्लेक्टेड करंट से रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम लोग I2 डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि लोड कंपोनेंट सेकेंडरी साइड का जो करंट है उसको प्राइमरी रिफ्लेक्टेड हम लोग बनाना चाहें, उसको I2 डैश से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I2 डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इजंट इट? तो इस करंट को, जो कि हायर वोल्टेज साइड का करंट है, प्राइमरी साइड में हम लोग लाना चाह रहे हैं, लो वोल्टेज साइड में लाना चाह रहे हैं। तो लो वोल्टेज साइड में करंट की वैल्यू हाई होती है, लो वोल्टेज साइड में वोल्टेज की वैल्यू लेस होती है, हाई वोल्टेज साइड में वोल्टेज की वैल्यू हाई होती है, हाई वोल्टेज साइड में करंट की वैल्यू लेस होती है, लो वोल्टेज साइड में करंट की वैल्यू हाई आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब I2 अगर 1 एम्पियर है तो I2 डैश की वैल्यू कितने टाइम्स इंक्रीज होगी? टर्न्स रेशियो टाइम्स इंक्रीज होगी। मतलब कि A टाइम्स I2 हम लोगों को यहां पे कंसिडर करना पड़ेगा, A टाइम्स I2 कंसिडर करना पड़ेगा। और A की वैल्यू यहाँ पे हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज, A को हम लोग हमेशा और हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं HV डिवाइडेड बाय LV से। तो 2:1 इन द सेंस 2:1 का मतलब हुआ कि A की वैल्यू यहाँ पे टर्न्स रेशियो की वैल्यू 2 देखने के लिए मिल रही है, 2 मल्टीप्लाइड विद 1 एम्पियर, मतलब कि यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। नाउ अगर आपको प्राइमरी करंट की वैल्यू चाहिए, अगर आपको प्राइमरी करंट की वैल्यू चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए, तो I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश आपको कंसिडर करना पड़ेगा। कि नो लोड करंट जो वाइंडिंग्स में फ्लो कर रहा है, नो लोड करंट I0 है, तो I0 हम लोगों ने कंसिडर किया। I0 के साथ साथ I2 डैश देखने के लिए मिल रहा है, सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड प्राइमरी करंट हम लोगों को I2 डैश देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वैल्यू 2 एम्पियर है। तो इन दोनों का फेजर एडिशन अगर आप करते हैं तो आपको प्राइमरी करंट की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, प्राइमरी करंट की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इजंट इट? तो क्या अगर एडिशन करते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी प्राइमरी करंट के, वो हम लोगों को क्वेश्चन बताना है। और ये गेट 2010 का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। I0 की वैल्यू आपको 1 एम्पियर यहां से मिल रही है, I2 डैश की वैल्यू आपको 2 एम्पियर देखने के लिए मिल रही है। तो 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर मतलब कि 3 एम्पियर करंट देखने के लिए मिलेगा। क्या प्राइमरी करंट? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 3 एम्पियर यहां पे लिख देते हैं तो आपका सॉल्यूशन तुरंत वहां पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट अलजेब्रिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं है। यहां पे हम लोग फेजर एडिशन कर रहे हैं, फेजर सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। इन द सेंस हम लोग फेजर एडिशन इनका कर रहे हैं। मतलब I1 का जो फेजर क्वांटिटी है वो I0 का फेजर प्लस I2 डैश का फेजर, दोनों का एडिशन अगर आप करेंगे तब जाके आपको I1 की वैल्यू मिलेगी। मतलब कि I0 की वैल्यू यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, I1 का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रूट ओवर I0 की वैल्यू आपको 1 स्क्वायर
प्लस I2 डैश की वैल्यू आपको 2 एम्पियर देखने के लिए मिल रही है। 2 स्क्वायर मतलब कि 2 स्क्वायर प्लस 1 मतलब कि रूट ओवर 5 आपको देखने के लिए मिल रहा है। रूट ओवर 5 एम्पियर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नॉट 3 एम्पियर। अगर आप 3 एम्पियर लिखते हैं तो इमीडिएटली वहां पे आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो ये डिटेल्ड आइडिया हम लोगों ने क्रिएट किया। अगर हम लोगों को फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ करना रहता तो किस तरीके से ड्रॉ कर सकते थे, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की। तो चलिए फेजर का एनालिसिस हम लोग करते हैं। फेजर डायग्राम किस तरीके से इनका ड्रॉ किया जा सकता था। तो सपोज करते हैं यहाँ पे जो फ्लक्स लाइंस हैं वो फाई नॉट देखने के लिए मिल रही हैं। इस फाई नॉट अमाउंट ऑफ फ्लक्स को डेवलपमेंट करने के लिए, और आपने जब आइडियल ट्रांसफार्मर एनालिसिस कर रहे होंगे इंड्यूस वोल्टेजेस का इक्वेशन आपने डिराइव किया होगा और वहां पे आपको रिलेशन देखने के लिए मिला होगा कि जो फ्लक्स और इंड्यूस वोल्टेजेस में रिलेशन होता है, इंड्यूस वोल्टेजेस 90 डिग्री लीडिंग पोजीशन में आपको फ्लक्स से देखने के लिए मिलती है। तो इंड्यूस वोल्टेजेस यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाई नॉट, यहाँ पे अगर हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है तो। अब ये क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सेकेंडरी साइड में हायर वोल्टेजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपको E2 यहां पे देखने के लिए मिलेगा, जबकि E1 की वैल्यू को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेजेस को, तो E1 की वैल्यू E2 के कंपैरिजन में आपको लेस देखने के लिए मिलेगी। यहां तक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप करंट्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, करंट्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो बताइए मैं I2 कहां पे रिप्रेजेंट करूं। जब ये E2 कहां का वोल्टेज है, E2 यहां का वोल्टेज हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। E1 प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेजेस मतलब E1 यहां पे देखने के लिए मिलेगा। टर्मिनल वोल्टेजेस हम लोगों को V2 यहां पे देखने के लिए मिलेगा। टर्मिनल वोल्टेजेस V1 यहां पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि आप प्राइमरी साइड से कितना सोर्स सप्लाई किए हुए हैं, दैट इज व्हाट नथिंग बट V1। लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेजेस इंड्यूस हो रहा है वो E1 आपको देखने के लिए मिलता है। तो इन दोनों वोल्टेजेस में डिफरेंस है, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। देन अगर E2 की वैल्यू यहां पे हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है, इतने मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो I2 के वैल्यू को हम लोग कहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस फेजर डायग्राम में। फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए कि सपोज करिए किसी भी तरीके का आपके क्वेश्चन में मेंशन है, किसी भी तरीके का वाइंडिंग के लीकेज रिएक्टेंसेस वगैरह को हम लोगों को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है if core losses and leakage reactances are neglected, मतलब वाइंडिंग के लीकेज रिएक्टेंसेस वगैरह को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लीकेज रिएक्टेंसेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई रेजिस्टेंस, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस रिएक्टेंस को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा I0 या फिर कोई भी I1 करंट जो फ्लो कर रहा है, उसके कारण कोई भी वोल्टेज ड्रॉप हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब जितना वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हैं सेम आपको एज अ इंड्यूस वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेगा। सिमिलरली दिस साइड ऑल्सो इस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस रिएक्टेंसेस अगर कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंस की वैल्यू इंट्रोड्यूस करते हैं, सम काइंड ऑफ इंपेडेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, और उस इंपेडेंस में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो सम काइंड ऑफ वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करता है। तो ऑब्वियसली यहां का जो वोल्टेज है सेकेंडरी इंड्यूस वोल्टेजेस, यहां पे सम काइंड ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होता, तब जाके V2 हम लोगों को देखने के लिए मिलता। तो E2 इज नॉट इक्वल टू V2 होता उस पर्टिकुलर केस में जब वाइंडिंग के रेजिस्टेंसेस रिएक्टेंसेस हम लोग कंसीडर करते। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में इसलिए स्पेसिफाइड है रेजिस्टेंस रिएक्टेंस हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो E2 इज इक्वल टू V2 देखने के लिए मिल रहा है। देयर इज नो इश्यूज इन आइडियल केस। नाउ तो E2 इज इक्वल टू V2 देखने के लिए मिल रहा है। अब V2 यहां पे है, इसके अक्रॉस में है, और करंट इसी लोड रेजिस्टेंस में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और प्योरली रेजिस्टिव लोड देखने के लिए मिल रहा है। और प्योरली रेजिस्टिव लोड के कंडीशन में हम लोगों को मालूम है कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेजेस में होते हैं, कोई भी फेजर डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है, फेज डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। तो E2 हम लोगों ने यहां पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो I2 को भी सेम फेज में रिप्रेजेंट करेंगे, सेम फेज में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए मैं I2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। I2 सपोज करता हूं मैं, यहां पे मैंने I2 को रिप्रेजेंट कर दिया, isn't it? I2 को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब E2 का मैग्नीट्यूड इतना है, I2 का मैग्नीट्यूड मैंने, इसके स्केलिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं, स्केलिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब कि ये सपोज करिए इतना वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो करंट की वैल्यू इतनी रिप्रेजेंट कर रही है, और I2 से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। E2 क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज है, और हायर वोल्टेज साइड का वोल्टेज है, HV साइड का वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। HV साइड में करंट की वैल्यू आपको लेस देखने के लिए मिलती है,
हाई वोल्टेज साइड का करंट देखिए I2 की वैल्यू कम देखने के लिए मिल रही है। अब I2 डैश को अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना रहता, लोड रिफ्लेक्टेड प्राइमरी करंट अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते तो I2 डैश होता वो। अब I2 डैश को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो I2 और I2 डैश दोनों सेम फेज में होंगे, दोनों सेम फेज में आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि I2 और I2 डैश में डिफरेंस किसका है, नंबर ऑफ टर्न्स का डिफरेंस है। I2 डैश इज इक्वल टू I2 कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, सेकेंडरी साइड के करंट को प्राइमरी रिफ्लेक्टेड बनाना चाह रहे हैं। मतलब हाई वोल्टेज साइड का करंट लो वोल्टेज साइड में जब ट्रांसफर हो रहा है तो लो वोल्टेज साइड का करंट की वैल्यू हाई देखने के लिए मिलती है, तो इसकी वैल्यू A टाइम्स इंक्रीज देखने के लिए मिलेगी। और A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू I2, A की वैल्यू आपको सेकेंडरी साइड का N2 डिवाइडेड बाय N1 देखने के लिए मिलेगा। सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स, ये देखने के लिए मिलेगा। तो I2 डैश और I2 में डिफरेंस क्या चीज का है, नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स I2 देखने के लिए मिल रहा है, I2 डैश की वैल्यू। तो ये जिस फेज में होगा उसी फेज में ये भी होगा, कोई भी लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मतलब I2 हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो I2 डैश को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और I2 डैश का मैग्नीट्यूड I2 के कंपेरिजन में ज्यादा क्यों है, क्योंकि I2 डैश की वैल्यू A टाइम्स I2 है, नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। और A की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आपको मिलेगी, क्योंकि सिंस A इज इक्वल टू HV डिवाइडेड बाई LV ही कंसिडर करते हैं हम लोग। तो अगर न्यूमरेटर आपका हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली लो वोल्टेज से ज्यादा मिलेगा, तो हाई वोल्टेज साइड का न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा आपको ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो आपको 1 से ग्रेटर देखने के लिए मिलेगी। मतलब कि I2 डैश A टाइम्स हायर देखने के लिए मिल रहा है I2 से, I2 डैश A टाइम्स हायर देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए इसका करंट का मैग्नीट्यूड मैंने ज्यादा रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो प्राइमरी साइड की जो करंट है I2 डैश जो है, प्राइमरी साइड का रिफ्लेक्टेड लोड रिफ्लेक्टेड करंट है, उसका वोल्टेज उसके करंट का मैग्नीट्यूड इस करंट I2 करंट से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये लो वोल्टेज साइड है, लो वोल्टेज साइड में करंट की वैल्यू हायर देखने के लिए मिलेगी, हाई वोल्टेज साइड में करंट की वैल्यू लेसर देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने तैयार किया, अब ये फ्लक्स सेटअप करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, फ्लक्स सेटअप, फाइनॉट अमाउंट ऑफ फ्लक्स सेटअप करने के लिए आपके ट्रांसफार्मर में कि आपने सोर्स कनेक्ट किया, अब ये सर्क्यूटरी क्लोज देखने के लिए मिल रही। जैसे ही आपने सोर्स कनेक्ट किया, ये प्राइमरी वाइंडिंग से क्लोज्ड सर्क्यूटरी, क्लोज्ड कंप्लीट पाथ देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे ही आपने सोर्स कनेक्ट किया, एक क्लोज कंप्लीट पाथ है, करंट सर्कुलेट करने का काम करेगा। अब करंट अगर सर्कुलेट हो रहा है तो उस करंट को हम लोग, और सपोज करिए इनिशियल कंडीशन में हम लोगों ने कोई भी लोड नहीं कनेक्ट किया हुआ है, तो नो लोड का करंट I0 देखने के लिए मिलेगा। अब ये I0 करंट इन नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई होके एमएमएफ क्रिएट करेगा। ये नंबर ऑफ एज पर दी ओरिएंटेड हम लोगों को मालूम है, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ऑल अराउंड द कंडक्टर एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का डेवलपमेंट कर देता है। अब एज पर दी एम्पियर्स हम लोगों को यह भी मालूम है कि करंट का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस और स्ट्रॉन्गर बनती चली जा रही हैं। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है बाय हैविंग स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स वहां पे इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि एमएमएफ जो होता है वो n मल्टीप्लाइड विथ I होता है। इट इज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, डेवलपमेंट इज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बट ऑल्सो द नंबर ऑफ टर्न्स, कि ये नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। कि सपोज करिए कि ये कंडक्टर है, इसमें 1 एम्पियर का करंट मैं इंजेक्शन कर रहा हूं, सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो रही हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर मैं और स्ट्रॉन्गर क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो इस करंट की वैल्यू मैं इंक्रीज कर दूं। इंजेक्टेड करंट का मैग्नीट्यूड अगर सपोज करिए 5 एम्पियर का करंट मैं इंजेक्शन करता हूं, तो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी ऑब्वियसली। अब अगर बाई हैविंग सेम 1 एम्पियर ऑफ करंट का इंजेक्शन मैं कर रहा हूं और स्ट्रेंथन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाह रहा हूं, तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इसमें इंक्रीज कर देता हूं, तो बाई हैविंग सेम 1 एम्पियर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, स्ट्रेंथन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी क्रिएटेड। तो स्ट्रेंथन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी क्रिएटेड हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो ये करंट इन नंबर ऑफ टर्न्स से इंटरेक्ट करके सम काइंड ऑफ एमएमएफ का फॉर्मेशन करेंगी, और वो एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स इस मैग्नेटिक सर्क्यूट में फ्लक्स डिराइव करने का काम करेगा। तो यहां पे
फाई नॉट और आई नॉट दोनों सेम फेजेस में देखने के लिए मिलेंगे। ये सम काइंड ऑफ नो लोड करंट आपको देखने के लिए मिल रहा है आई नॉट, और ये सारी की सारी फेजर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेजर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ अब अगर आपको I1 को रिप्रेजेंट करना है तो I1 जो होता है फेजर सबमिशन होता है I नॉट प्लस I2 डैश का। I2 डैश यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। अब I2 डैश और I नॉट का यही पैरेलल एक्सटेंशन अगर मैं करूं तो ये I नॉट को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो I2 डैश यहां पे, I नॉट यहां पे, तो इन दोनों का सबमिशन जो होगा फेजर सबमिशन उसको मैं I1 कह सकता हूं, I1 कह सकता हूं। इस तरीके से मैंने I1 का रिप्रेजेंटेशन कर दिया। कोई भी डाउट है इसमें बताइए? किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। तो यहां पे क्या है, ये डायरेक्ट एडिशन नहीं है, I2 डैश और I नॉट का डायरेक्ट एडिशन नहीं है, फेजर एडिशन है। तो फेजर एडिशन को हम लोग कुछ इस तरीके से, ये एक सम काइंड ऑफ, अगर इसमें सपोज करिए I1 का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके यहां पे I2 डैश स्क्वायर रूट ओवर I2 डैश स्क्वायर, ऑब्वियसली आपको मालूम है I1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 डैश स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर। तो वही तो हम लोगों ने यहाँ पे किया है, जिससे √5 लोगों को एम्पियर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। ये जस्ट 1 एम्पियर प्लस 2 सॉरी 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, 3 एम्पियर इसका आंसर नहीं मिलेगा आपको, √5 एम्पियर आंसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है, ये सारा आइडिया हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्रिएट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आइडिया देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। Assuming an ideal transformer, the Thevenin equivalent voltage and impedance as seen from the terminals X and Y for the circuit इन दी फिगर आर। तो ये आपको एक सर्क्यूटरी देखने के लिए मिल रही है, इसको एक्सटेंड करते हैं जैसे एक ओवरऑल विजिबिलिटी हम लोग क्रिएट कर सकें और आप हैंड रिटन नोट्स में अपने क्वेश्चन को फॉर्म कर सके। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन विजिबल होगा, क्वेश्चन विजिबल है, क्वेश्चन विजिबल होगा आपको। नाउ अब इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो आपको मेंशन है assuming an ideal transformer the Thevenin equivalent voltage and impedance seen from the terminals X and Y, कि यहां से अगर हम लोग Thevenin voltage and इंपिडेंसेस सीन कर रहे हैं तो कितना इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज एंड इंपिडेंस की वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है फॉर द सर्क्यूट सोन इन द फिगर आर। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने बना भी लिया होगा इसका सॉल्यूशन। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर हम लोग मूव करें, यहां पे केवल और केवल सॉल्यूशन से हम लोगों को मतलब नहीं है, केवल और केवल आंसर से मतलब नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से मतलब है कि इन कॉन्सेप्ट को आप किस तरीके से दूसरे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, आपका एप्लीकेशन पार्ट किस तरीके से स्ट्रांग हो सकता है, वो ये इस CTQ सीरीज का मेन फंडामेंटल आइडिया है। तो ये एक इक्विवेलेंट सर्क्यूट देखने के लिए मिल रही है। अगर XY टर्मिनल से आप सर्क्यूटरी को देख रहे हैं तो इक्विवेलेंट सर्क्यूटरी अगर हम लोग इस सर्क्यूटरी का ड्रॉ करें, इक्विवेलेंट सर्क्यूट ऑफ दिस गिवन सर्क्यूट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं और XY टर्मिनल से देखने की कोशिश करते हैं तो यहां से X टर्मिनल्स, यहां से Y टर्मिनल्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इस इंपिडेंस को इस तरफ अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस तरफ अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो यहां पे देखिए 1:2 का ट्रांसफॉर्मर है। लो वोल्टेज साइड ये वाला साइड है, हाई वोल्टेज साइड ये वाला साइड है। तो इंपिडेंस लो वोल्टेज साइड से हाई वोल्टेज साइड में अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो इंपिडेंस की जो वैल्यू होगी, जेड डैश की जो वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर टाइम्स जेड हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए स्क्वायर टाइम्स जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 देखने के लिए मिल रही है, मतलब ए की वैल्यू आपको 2 देखने के लिए मिल रही है, मतलब 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ जेड की वैल्यू क्या है 1 ओम देखने के लिए मिल रही है। 1 ओम से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, मतलब कि ओवरऑल 2 ओम हम लोगों को इंपिडेंस देखने के लिए मिल रहा है XY टर्मिनल से। अब इस वोल्टेज सोर्स को, ये जो वोल्टेज सोर्स था यहां पे, इस वोल्टेज सोर्स को अगर हम लोग इस टर्मिनल्स में रेफर करें तो ये भी साइन ओमेगा टी लो वोल्टेज साइड से हाई वोल्टेज साइड में जा रहा है। तो हाई वोल्टेज साइड में अगर वोल्टेजेस ट्रांसफॉर्म होते हैं तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा हुआ है कि वोल्टेजेस की वैल्यू A टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो A टाइम्स वोल्टेज की वैल्यू V डैश इज इक्वल टू A टाइम्स V आपको देखने के लिए मिलेगी और A की वैल्यू आपको 2 देखने के लिए मिल रही है, 2 टाइम्स V देखने के लिए मिलेगी, 2 साइन ओमेगा टी देखने के लिए मिलेगा।
तो यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू 2 sin ओमेगा टी देखने के लिए मिलेगी, जबकि इंपेडेंस की वैल्यू 2 ओम देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोगों को आइडिया देखने के लिए मिल रहा है। जेड डैश इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, कि लो वोल्टेज साइड से हम लोग हाई वोल्टेज साइड में ट्रांसफॉर्म करना है, तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर टाइम्स जेड देखने के लिए मिलेगी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए, चीजों को गौर से अगर आप देखते हैं तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड विथ 1, मतलब कि 4 ओम आपको ये पूरा ओवरऑल इंपेडेंस देखने के लिए मिलेगा। तो इसकी वैल्यू 4 ओम हो गई और इसकी वैल्यू 2 sin ओमेगा टी देखने के लिए मिल रही है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन किस तरीके से क्रिएट करना है वो भी हम लोगों ने आइडिया क्रिएट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज एन इंडक्टिव लोड एलिमेंट एट पोर्ट 2 as shown in figure, the equivalent inductance at पोर्ट 1 हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि पोर्ट 1 से अगर आप इक्विवेलेंट इंडक्टेंस देख रहे हैं तो कितनी वैल्यू आपको देखने के लिए मिल रही है। अगर आप पोर्ट 1 से देख रहे हैं, ये एक पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 देखने के लिए मिल रहा है, ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट पोर्ट 2 shown in figure, the equivalent inductance at पोर्ट 1 कि इस इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इस इंडक्टेंस को अगर हम लोग इस तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, पोर्ट 1 की तरफ से देखें, तो चलिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर देते हैं सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड में। तो इस L की वैल्यू, L डैश की वैल्यू हम लोगों को देखिए, ये n/1 का ट्रांसफॉर्मर है, तो टर्न्स रेशियो A इज इक्वल टू HV डिवाइडेड बाई LV होता है। तो HV की वैल्यू n देखने के लिए मिल रही है, LV की वैल्यू 1 से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, तो ओवरऑल ये वैल्यू n देखने के लिए मिल रही है। तो टर्न्स रेशियो की वैल्यू हम लोगों को n देखने के लिए मिल रही है। तो ये लो वोल्टेज साइड में से, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज साइड में जा रहा है, तो इंपेडेंस की वैल्यू हाई वोल्टेज साइड में जाती है, तो ए स्क्वायर टाइम्स इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है, तो ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ एल देखने के लिए मिलेगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे n देखने के लिए मिल रही, तो n स्क्वायर एल देखने के लिए मिलेगा, जो कि एल इक्विवेलेंट इंपेडेंस की वैल्यू यहाँ से देखने के लिए मिलेगी अगर हम लोग पोर्ट 1 से देख रहे हैं, पोर्ट 1 से देख रहे हैं, isn't it? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोगों को पता चला, एक बेहतरीन आइडिया हम लोगों ने क्रिएट किया। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चंस के बारे में एनालिसिस क्रिएट किया, और ये सारे क्वेश्चन ओवरऑल रेफरिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं कि प्राइमरी पैरामीटर को, प्राइमरी साइड के पैरामीटर्स को सेकेंडरी साइड में किस तरीके से रेफर कर सकते हैं, या फिर सेकेंडरी पैरामीटर्स को प्राइमरी में किस तरीके से रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। CTQ सीरीज में नेक्स्ट सेशंस में अगेन हम लोग न्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और फंडामेंटल आइडिया आप लोगों के बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की सीरीज में। आपके रिलेटेड सेशन से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, इस पे सेपरेट वीडियोस हम लोग बनाएंगे, आपके डाउट्स के ऊपर सेपरेट क्वेश्चंस लेंगे, जिससे ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।